अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इस सेटअप के साथ ऑफिस की सीट पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं 3-4 दिन से बनाना चाह रहा था, बट मैं चाह रहा था कि एक बार मैं खुद चीज़ों को गो थ्रू कर लूँ उसके बाद बनाऊँ। और ये वीडियो है बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए ही है। ये वीडियो 2024-25 का जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। और बेसिकली अगर मैं अपने भी बताऊं तो हमारे लिए जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच कर रहे होते हैं बजट की, एक लंबी घंटों लंबी जो है वो स्पीच जो होती है वो समझ नहीं आती, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत टफ होता है। तो मैंने कोशिश की है कि उस स्पीच को समराइज कर सकूं, और जिन लोगों को मतलब समझ नहीं आई है, जनरल पब्लिक जो चीज़ उसके अंदर जानना चाह रही थी ना, वो मैंने पॉइंट्स की सूरत में ये एक पेपर बनाया है जिसके ऊपर मैंने उसको स्टडी करके पूरी स्पीच को मैंने स्टडी करने के बाद कुछ पॉइंट्स किए हैं। और होप्स हो कि जो स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर की उसको मैं प्रॉपरली कन्वे कर पाऊँ। बाकी इन डिटेल अगर किसी को इन डेप्थ किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्पेसिफिक किसी डोमेन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो वो मुझे कमेंट में जो है मेंशन कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट मैं उसका आंसर दे दूंगा। बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक जितना जल्दी हो सके, जितनी छोटी वीडियो हो सके उसके अंदर रहते हुए मैं आपको जो है ना बेसिकली स्पीच थी क्या, बजट था क्या, और वो शेयर करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनिशियली। बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि जो इन्होंने कुछ प्रोग्राम कंटिन्यू किए हैं उनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट देती है, एचईसी के थ्रू भी देती है, और डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स उनके थ्रू वो भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा ग्रोथ प्रोग्राम है, वो होगा। किसान पैकेज है, उसमें बेसिकली कि फार्मर्स को जो है फाइनेंसिंग वगैरह की जाएगी, बट वो उस लेवल पे नहीं होती, वो हमें पता है, बट मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि जो उन्होंने कंटिन्यू की है। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी जो है, जो ऑलरेडी हमारे डैम्स वगैरह बन रहे हैं, कैनाल्स बन रही हैं, उनको भी कंटिन्यू किया है। आईटी सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इन्होंने एस्टिमेट नंबर्स दिए हैं कि 2024 से 2025 के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे कंट्री की वो 3.6% रहेगी, एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये कंफर्म नहीं होती, एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है। और इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो तकरीबन 12% जाएगी। सो ये भी एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। मोस्टली नंबर्स जो इन्फ्लेशन के होते हैं वो बहुत हाई चले जाते हैं। और बजट का डेफिसिट जो है, जो बजट का खसारा है, वो 5.9% होगा। एफबीआर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2024 से 2025 के अंदर तकरीबन 12,970 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन एफबीआर करेगा, ये उनका टारगेट है। अचीव होता है या नहीं होता, मोस्टली नहीं हो पाता। और इसके अलावा ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है, एक तो ये कि जो टैक्सेस की बात में, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के अपने एसेट्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है, वो है 3,587 अरब रुपए एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के, वो ये जनरेट करेगी। टोटल जो बजट था या टोटल जो एक्सपेंस गवर्नमेंट 2024-2025 के लिए अनाउंस किया है वो है 18,877 अरब रुपए। और मज़े की बात यह है और शर्मिंदगी की बात यह भी है कि 18,877 अरब में से 9,775 अरब रुपए आपने इस साल सूद की मद में देने हैं, जो आपने आईएमएफ से और डिफरेंट कंट्रीज से लोन्स लिए हुए। तो आई एम अमेज्ड कि आप ये समझिए कि 18,000 का बजट था और 9,500 अरब रुपए जो है वो सूद की मद में चले गए। ये आप अभी बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं खत्म कर पाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट की मद में जा रही है ये अमाउंट। और फाइनेंस मिनिस्टर ने साथ ये भी कह दिया कि आईएमएफ के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो एक्सपेक्ट करें कि अगले महीने एक नई किस्त भी ले लेंगे। तो इस चुंगल से तो नहीं निकल सकते। मतलब आपको सोचिए 9,500 अरब सिर्फ सूद देना है, आपके जो टोटल आपके मुल्क का बजट है उसका आधा आपने सूद दे देना है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके लिए इन्होंने 1,500 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अच्छा बजट है डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से। डिफेंस 2,122 अरब, पाक फौज जिंदाबाद। मतलब डिफेंस के ऊपर हम तकरीबन 2,200 अरब रुपया खर्च रहे हैं।
जो बाकी 9,000 अरब बचा है उसमें से 2200 इधर चला गया, 1500 डेवलपमेंट पे लगेगा। अच्छा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है आपके CSS और ये सारे ऑफिसर्स जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी सिविल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 839 अरब रुपए मुख्तस किए गए और पेंशन के लिए जो है वो 1014 अरब पेंशन बर्डन है कंट्री के ऊपर। बट पेंशन इस्लाहात जो भी आ रही हैं वो आई विल ऑलवेज सपोर्ट देम कि यार वो होनी चाहिए। हमारे जैसा मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, वो पेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो ना ये डिफेंस बजट अफोर्ड कर सकता है, ना वो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, यूटिलिटीज़ में सब्सिडीज देने का प्लान है इनका, 1363 अरब रुपए उसके लिए इन्होंने मुख्तस किए हैं। बट वो किस तरह देंगे, कब देंगे, वो मुख्तलिफ तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपये, ठीक है, तो पब्लिक के लिए हो सकता है वो कर दें 9 रुपये, तो वो जो 1 रुपया है ना वो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से देती है, तो वो सब्सिडी की मद में काउंट होता है। तो वो पैसे गवर्नमेंट सब्सिडी की मद में अपनी पॉकेट से देती है पब्लिक के बिहाफ पे। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है एक चंक मुख्तस करे, देती है नहीं देती है वो एक अलग सिनेरियो है। बट आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट दे पाएगी। जो हालात है, इन्फ्लेशन जिस तरफ जाएगी, सेकेंडली जिस तरफ जो है अभी IMF का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, तो और चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, HEC है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, GB और रेलवे, IT, उन सब के लिए मिला के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1800 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि बहुत कम है। मतलब अगर आप देखें कि पेंशन्स की मद में, यूटिलिटी सब्सिडीज की मद में, इंटरेस्ट की मद में, डेवलपमेंट की मद में, डिफेंस की मद में, वो सारी अमाउंट ज़्यादा, और ये सारे प्रोग्राम्स को मिला के टोटल 1800 अरब रुपये है। अच्छा, इसके बाद आता हूँ इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स जिनको छूट है वो है जिनकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए है, ठीक है, मतलब जिनकी मंथली आमदन 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये से जिसकी भी 1 रुपया भी ऊपर होगा उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, उसको इनकम टैक्स देना है। वो डिफरेंट स्लैब्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनता है। मेरे हिसाब से स्लैब को बढ़ाना चाहिए था। जो इन्फ्लेशन रेट इस वक्त चल रहा है उस हिसाब से, मतलब आप 55,000 या 60,000 वाले को अगर टैक्सेबल इनकम में ला रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए सर्वाइवल पॉसिबल है। और जो नॉन सैलरीड पर्सन है, फॉर एग्जांपल जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम के ऊपर मैक्सिमम 45% सेल्स टैक्स इनकम टैक्स लगाने तक का प्लान है। तो वो कैसे लगेगा, क्या उसकी डिटेल होगी, वो एक अलग है, बजट अप्रूव होने के बाद वो पता चलेगी। अच्छा, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट क्या, ऑलमोस्ट हर बिजनेस इस कंट्री में तकरीबन पिछले 2-3 साल से सर्वाइवल मोड पे ही है। बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पा रहे, कोई नया स्टार्टअप नहीं ग्रो कर पा रहा। उल्टा जो कंपनीज जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, नए स्टार्टअप्स आए थे, वो बंद होके वापस चले गए। फॉरेन कंपनीज आई थी, फॉर एग्जांपल ऊबर और इस तरह की और भी कंपनीज थी, वो अपने सेटअप्स जो स्विवल आई थी वो क्लोज करके चली गई, क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकता। तो अभी इसी तरह अब रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे मुल्क के हिसाब से, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी है। अब उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ सेल करते हैं और उसके ऊपर जो आपको मुनाफा हुआ है उसके ऊपर फाइलर देगा 15% टैक्स, नॉन फाइलर देगा 45% टैक्स। इसके अलावा सिक्योरिटीज जो होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनके ऊपर भी 15% और 45% है। इसके ऊपर मेरा कंसर्न ये है कि कोई भी आपको कैपिटल गेन का 45% मींस 50% अप्रॉक्सीमेटली नहीं देगा। वो ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होंगी नहीं, लोग ऑटोमेटिकली कैश की तरफ चले जाएंगे। तो लोगों को इनकरेज करना कि वो इस तरफ आए, तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको एक तरीके से लाया जाता है, ना कि उनके ऊपर इतना बर्डन बढ़ा दें कि वो खुद ही चोरी करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है, जो पहले हम एडवांस टैक्स देते थे गाड़ी का 1% 2% वाला, वो अब चेंज हो गया है। वो अब गाड़ी की प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। अब रजिस्ट्रेशन पे होगा और गाड़ी की प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। इट डिपेंड्स कि ये इसके हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता। टू सम एक्सटेंट ठीक भी लगता है, ठीक है, गाड़ी की प्राइस की एस्टिमेशन कैसे होगी वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और बाकी
जो कुछ टैक्सेस इन्होंने पहले सेल्स टैक्स रिड्यूस किए हुए थे या एग्जाम्प्ट की हुई थी कुछ इंडस्ट्रीज, वो इन्होंने तकरीबन सारे ख़त्म कर दिए हैं। टेक्सटाइल और लेदर की जितनी प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, गारमेंट्स वाले हैं या लेदर वाले हैं, जूते वाले हो गए, जैकेट्स हो गई, वॉलेट्स हो गए, पर्स हो गए, उनका जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 15% था पहले, वो बढ़ा के 18% कर दिया। तो ये एक पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन है कि लेदर और गारमेंट्स महंगा होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 3% जो है उसकी प्राइस में इंक्रीज आने वाला है। और इसके अलावा ये है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो भी जो है 3% और 6% कर दिया गया। 3% फॉर फाइलर, 6% फॉर नॉन फाइलर। बट एक नई कैटेगरी भी ऐड करने का प्लान है कि जो फाइलर्स हैं वो टैक्स लेट फाइल करते हैं, उनके लिए नई कैटेगरी हो सकती है। ठीक है। सप्लाई चेन के ऊपर जो है, सप्लाई चेन मतलब रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, उनके ऊपर जो एडवांस टैक्स है, एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है, वो पहले 1% होता था, अब वो 2.5% हो गया। ठीक है, फॉर नॉन फाइलर्स। तो वो एकदम जो है तकरीबन 2.25% हुआ, मतलब 1.25% इंक्रीज हो गया है। ठीक है। मोबाइल फोन्स के ऊपर जीएसटी जो है वो 18% हो गया है। सेम जो है वो कॉपर, कोयला, पेपर, प्लास्टिक, इन सब के ऊपर भी टैक्सेस आ गए, बट वो अभी तक डिफाइन नहीं है, वो मेंशन नहीं थे स्पीच के अंदर। अच्छा, जो एग्जाम्पशंस हैं हंसी आती है, जो छूट मिली है जी टैक्सेस की, इनकम टैक्स की, एडवांस इनकम टैक्स की या विद होल्डिंग टैक्स की, वो किसको मिली है? गैस करें। वो मिली है आयरन एंड स्टील के स्क्रैप वालों को, मतलब कबाड़ी वालों को। जो कबाड़ का काम करते हैं उनको इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की छूट है, क्योंकि वो जहाँ से खरीदते हैं तो वो उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रख सकते, ये जस्टिफिकेशन दी गई है। तो कबाड़ वालों के लिए बड़ी एक एफर्ट है, मतलब पूरी इंडस्ट्रीज में से, सारे बिजनेस में से कबाड़ वाले जो है ना वो विद होल्डिंग टैक्स और इनकम टैक्स से बच पाए। इसके अलावा जो है फाटा के एरिया और वहाँ पे जो सेल्स टैक्स इम्पोज नहीं थे पहले, फाटा पाटा, तो वहाँ पे ये है कि अब सेल्स टैक्स इम्पोज हो गया है, बट जो इनकम टैक्स है वो 1 साल के लिए और छूट दी गई है कि इनकम टैक्स वहाँ चार्ज नहीं होगा। इसके बाद 1 साल के बाद जो है दोबारा उससे वो भी इनकम टैक्स भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाटा में अब सेल्स टैक्स वगैरह लगेगा। अच्छा, जो डिफॉल्ट सरचार्ज होता था अनपेड सेल्स टैक्स के ऊपर या फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, वो फिक्स रेट था 12%। बट उसको अब काइबर प्लस 3% जो है करने का प्लान है इनका। काइबर ऑलरेडी 20.91% है आज के डे में, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 21% प्लस 3% 24%, मतलब डबल करने का प्लान है इनका डिफॉल्ट सरचार्ज को, जो सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगेगा। आई डोंट नो कि ये किस तरफ चीज़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगी है, सिगरेट्स जो सेल्स करते हैं उनके पास अगर टैक्स स्टैम्प नहीं होगी तो वो लोग सिगरेट नहीं सेल कर पाएंगे, शॉप्स वो सील होंगी। सिगरेट में मोस्टली हर बार ही लगती है। अच्छा, इसके अलावा सिगरेट फिल्टर का एक मटेरियल होता है एसीटेटॉ, आई डोंट नो एग्जैक्ट मटेरियल ये होता क्या है, बट ये सिगरेट फिल्टर्स में यूज होता है। उसके ऊपर 44,000 पर केजी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है। और इसके अलावा सीमेंट, जो लोग घर बनाने का प्लान कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल और हो गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सीमेंट के ऊपर पहले 2 रुपए पर केजी थी, अब 3 रुपए पर केजी कर दी गई है। फॉर एग्जांपल 50 केजी का बैग जो है वो आप ये समझें कि 50 रुपए और महंगा हो गया है। रियल एस्टेट के ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने का प्लान कर लिया है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का बिजनेस और डाउन होने का खदशा है, और वो है अप्रोक्सीमेटली 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। आई एम नॉट वरीड अबाउट द बिजनेसमैन, आई एम वरीड अबाउट द एंड यूजर। द रीजन इज कि वो लोग ऑलरेडी ट्रांसफर की बात में 1% 2% पे कर रहे थे, आपने ऑलरेडी वो 3% 6% पे ले गए आप। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने वो लगा दी है। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर आप 5% और इम्पोज करते हैं तो, और कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर आप 15% और 45% चार्ज करें, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अब अपनी चीज पे, अपने घर बनाने के लिए भी उसको 5% इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप रेट्स ले रहे हैं आज के दिन में, जो प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की है उसके ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो वो 5 लाख रुपया बन जाएगी।
तो 1 करोड़ में तो मिडिल क्लास फैमिली ही बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रही है। तो इट मीन्स कि कोशिश यही की गई है कि मिडिल क्लास भी होमलेस हो जाए। इसके अलावा कस्टम्स की जो इन्होंने तरमीम की है उसमें यह है कि एक्वा कल्चर फॉर एग्जांपल फिशरीज फिशेज हो गई या झींगा हो गया, या मतलब जो एक्वा कल्चर है, एक्वा प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनकी प्रमोशन के लिए जो है ना उनको एग्जाम्पशंस दी गई हैं कस्टम टैक्स से। और इसके अलावा सोलर पैनल जो लोकली बनेंगे उनके लिए जो अगर आप मटेरियल इंपोर्ट करते हैं इन्वर्टर्स के लिए या सोलर पैनल्स बनाने के लिए जो मटेरियल इंपोर्ट करेंगे वो कस्टम की एग्जाम्प्ट हैं, बट सोलर पैनल एग्जाम्प्ट नहीं है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा, इसके अलावा हाइब्रिड कार्स पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लग गई है, इलेक्ट्रिक कार्स पे भी लग गई है, पहले इन दोनों पे छूट होती थी। और इसके अलावा ग्लास की प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट होंगी उन पे भी लगेगा, पेपर पे भी लगेगा, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई है। इसके अलावा जो रिलीफ एंड पे गवर्नमेंट ने बताया है वो ये है कि 1 से 16 ग्रेड के जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी पे जो है 25% बढ़ गई है, 17 से 22 ग्रेड के लिए 22%, पेंशनर्स के लिए 15% पेंशन इंक्रीज हो गई है। और जो मिनिमम वेज है वो पहले 32,000 थी, अब 37,000 करने की तजवीज़ है। और इसके अलावा ये है कि जो डेवलपमेंट फंड है उसमें मैं बता देता हूँ कि उसमें एनर्जी सेक्टर को तकरीबन 253 अरब रुपया जो है वो दिया गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को 279 अरब, वाटर के लिए 206 अरब, हाउसिंग एंड प्लानिंग के लिए जो है वो तकरीबन 86 है, और आईटी के लिए 79 है, एग्रीकल्चर के लिए 50 है। तो ये ओवरऑल स्पीच थी जिसको मैंने क्लोज करने की कोशिश की है। मेरा क्या ओपिनियन है इसके हवाले से वो ये है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बजट। द रीज़न इज के इस बजट के साथ अगला एक जो साल है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका तो सरवाइव नहीं कर पा रहा था। आई थिंक अब ये थोड़ी सी अपर क्लास को भी हिट करेगी और महंगाई बढ़ेगी। अगले एक साल के अंदर महंगाई खूब बढ़ेगी, ठीक है। तो उसकी सजेशन यही है कि अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम एक है तो काइंडली सोर्स ऑफ इनकम 1 से 2 करें जितनी जल्दी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि आप 100 रुपये अर्न करते हैं तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी 100 रुपये हो। कोशिश करें कि वो 20 रुपये का भी एडिशन कर सकता है तो वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर बर्डन डाल रही है। अब गवर्नमेंट ने फिर जो बेसिक की है बिजनेसेस, आई डोंट थिंक सो इतने टैक्सेस के बाद जो है वो पहले सर्वाइवल मोड पे थे और शटडाउन की तरफ जाएंगे। इनकम टैक्स जो है वो बोझ डालेगा बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे इस तरह 25% बढ़ जाती है कौमी खजाने से, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए 25% के रेज देना एनुअल पॉसिबल नहीं होता, वो भी इस करंट इकोनॉमी में जहाँ पे बिजनेसेस सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगी। आपने बेसिक वेज जो है वो 32 से 37 हज़ार कर दी है, बट वो कैसे इंश्योर होगी। जो छोटी कंपनीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती 37,000 रुपीज़ बेसिक मिनिमम वेज देना। जो मतलब 5 to 9 पीपल या 10% की पीपल की कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इवन बिलियंस ऑफ रुपीज़ वर्थ होती है एक बैंक की, और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की पे जो है वो 20 से 25 या 28 हज़ार रुपये होती है अभी भी करंट सिनेरियो में। इवन गवर्नमेंट के ऑफिस में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी 32,000 से भी नीचे पेज हैं। तो ये किस बेस पे सेट की जाती है आई डोंट नो। ये बस कुछ लोगों को फोर्स करके उनसे इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी और बस दुआ कर सकते हैं और सूद की मद में पैसे देते रहेंगे, क्योंकि आपने अगली किस्त अभी फिर लेनी है और बजट्स गलत जगह पे एलोकेट करते रहें। हेल्थ और एजुकेशन पे आपने जो बजट एलोकेट किया है उस पर हंसी आती है कि आप जो है वो एजुकेशन का बजट जो है वो 100 अरब भी अप्रोक्सीमेटली नहीं है, सेम हेल्थ का भी नहीं है। तो मतलब आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ही डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट का या स्टेट का कोई विजन ही नहीं है। इनको उन चीज़ों से है कि बस जो अपने मामलात हैं वो चलते रहें और उस हिसाब से ये बजट डिज़ाइन किए गए। ये बजट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया, लॉन्ग टर्म विजन के तहत ये बजट डिज़ाइन नहीं किया गया। तो लोगों के लिए यही सजेशन है कि अपने सोर्सेज
रिसोर्सेज जो हैं या सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो इंक्रीज़ करें, और कोशिश करें कि अपने एक्सपेंसेस जितने मैनेज कर पाएँ। और बाकी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हाँ, किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड अगर आपको पूछना हो तो वो आप मुझे जो है नीचे कमेंट मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे दूँ। बाकी ऑलमोस्ट स्पीच के अंदर ये चीज़ थी। बाकी डिटेल जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मैंने इसलिए नहीं बताया। बट जो आपके वज़ीर ख़जाना ने स्पीच के अंदर आपको कन्वे करने की कोशिश की, वो चीज़ें मैंने एक आसान वे में कन्वे करने की कोशिश की है। डिटेल अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करें, और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।